नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग शुरुआती चैप्टरों से जो है बेटा कुछ क्वेश्चनों के सेशंस लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। जैसे अक्षांश और देशांतर ज्योग्राफी का एक प्रकार से बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। तो अब तक आपने अक्षांश और देशांतर से संबंधित 2 या 3 से वीडियो देखे होंगे या आपको मिले हुए होंगे, और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अक्षांश और देशांतर से संबंधित कुछ और सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जैसे इंटरनेशनल डेडलाइन वगैरह या आपका जो टाइम जोन वगैरह है, इनको भी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा, ग्रेट सर्किल। इसका सही जवाब है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। तो हमारे ग्लोब पर जो ग्रेट सर्किल है, ग्रेट सर्किल अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा है। आइए समझते हैं ग्रेट सर्किल का कॉन्सेप्ट। ग्रेट सर्किल से बच्चों, ग्रेट सर्किल का अर्थ होता है कि हमारे ग्लोब पर कोई भी ऐसा इमेजिनरी सर्किल जो हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है, उसे ग्रेट सर्किल के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी इमेजिनरी सर्किल, एनी इमेजिनरी सर्किल दैट डिवाइड्स globe in 2 equal part is known as great circle। अब सवाल ये पैदा होता है कि अक्षांश और देशांतरों में कौन से अक्षांश या कौन से देशांतर हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करने का काम करते हैं। तो इसको आप ऐसे सीखेंगे, जहाँ तक लैटिट्यूड का सवाल है, तो आप याद रखना कि केवल और केवल इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, केवल और केवल इक्वेटर ही ग्रेट सर्किल बनाता है। केवल और केवल इक्वेटर ही ग्रेट सर्किल बनाता है या ग्रेट सर्किल है। इक्वेटर ही ग्रेट सर्किल है। तो सभी अक्षांश रेखाओं में इक्वेटर ही ग्रेट सर्किल है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये ग्लोब है और ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर के उत्तर में आधा भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के दक्षिण में आधा भाग सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इक्वेटर के अलावा कोई भी ऐसी अक्षांश रेखा नहीं है जो हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करे। इसलिए अक्षांश रेखाओं में केवल और केवल इक्वेटर ही ग्रेट सर्किल है। जहाँ तक लॉन्गिट्यूड का सवाल है, देशांतरों का सवाल है, लॉन्गिट्यूड का सवाल है, तो आप याद रखेंगे कि हर लॉन्गिट्यूड अपने अपोजिट लॉन्गिट्यूड के साथ में मिलकर के ग्रेट सर्किल का निर्माण करता है। तो हर लॉन्गिट्यूड या हर देशांतर अपने अपोजिट देशांतर, हर देशांतर अपने अपोजिट देशांतर के साथ मिलकर, अपोजिट देशांतर के साथ मिलकर ग्रेट सर्किल है, ग्रेट सर्किल बनाता है। जैसे 0 डिग्री का देशांतर
180 डिग्री के देशांतर के साथ मिलकर ग्रेट सर्किल बनाता है। 1 डिग्री पूर्वी देशांतर 179 पश्चिमी देशांतर के साथ मिलकर ग्रेट सर्किल बनाता है। 2 डिग्री का पूर्वी देशांतर 178 पश्चिमी देशांतर के साथ मिलकर ग्रेट सर्किल का निर्माण करता है। यानी कोई भी देशांतर, अब मसलन सपोज दैट 43 का पश्चिमी देशांतर 140 पूर्वी देशांतर के साथ मिलकर पृथ्वी पर ग्रेट सर्किल बनाता है। तो आप ये भी जानते हैं कि ग्लोब में किसी भी देशांतर का अपोजिट देशांतर कैसे निकाला जाता है। जैसे 0 का अपोजिट देशांतर 180 डिग्री देशांतर होता है। और हमारे ग्लोब में, जैसे हमारे ग्लोब में ये मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर है, जिसे ग्रीनविच के नाम से भी जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर के पूरब में 180 डिग्री देशांतर तक जितने भी 180 डिग्री देशांतर हैं, 1-1 डिग्री के अंतराल पर जो खींचे जाते हैं उन्हें पूर्वी गोलार्ध के देशांतर कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर तक 1-1 डिग्री के अंतराल पर जितने भी देशांतर खींचे जाते हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर। तो ये सारे के सारे आपके पूर्वी गोलार्ध के देशांतर हैं। और 0 डिग्री के पश्चिम में 180 तक ये सभी पश्चिमी गोलार्ध के देशांतर हैं। जैसे हम पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करते हैं इक्वेटर के सहारे। इक्वेटर का ऊपर का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध, उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर, ये दोनों मिलकर के पृथ्वी को आधे भाग में डिवाइड करते हैं। और ये जो आधा भाग है इसे पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और ये जो आधा भाग है इसे पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे ग्लोब में 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल देशांतर होते हैं 360। कुल देशांतर होते हैं 360, जिनमें पूर्वी गोलार्ध में कुल देशांतरों की संख्या होती है 180 1-1 डिग्री के अंतराल पर। और पश्चिमी गोलार्ध में भी 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल देशांतरों की संख्या होती है 180। पूर्वी गोलार्ध के देशांतरों को रिप्रेजेंट करने के लिए ई शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा देशांतर किस गोलार्ध का है। तो अगर पूर्वी गोलार्ध का देशांतर है तो उसके सामने ई लिखा रहेगा, और अगर पश्चिमी गोलार्ध का देशांतर है तो उसके सामने W लिखा रहेगा। 0 डिग्री का जो देशांतर होता है वो कॉमन होता है, और 180 डिग्री का जो देशांतर होता है वो भी कॉमन होता है। यानी 180 डिग्री ईस्ट इज इक्वल टू 180 डिग्री वेस्ट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री का केवल एक ही देशांतर होता है, ये 2 देशांतर नहीं होते हैं। तो जैसे 0 डिग्री का देशांतर अपोजिट होगा इसका 180 डिग्री देशांतर, और अगर मान लीजिए ये 1 डिग्री का पूर्वी देशांतर है तो इस 1 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो अपोजिट देशांतर होगा वो होगा 179 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि हर देशांतर अपने अपोजिट देशांतर के साथ में मिलकर पृथ्वी पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। तो ग्रेट सर्किल क्या है? कोई भी ऐसा इमेजिनरी सर्किल जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करे उसे हम ग्रेट सर्किल कहते हैं। चाहे हम पृथ्वी को अक्षांशों के लॉन्ग कट करें या हम पृथ्वी को देशांतरों के लॉन्ग कट करें, बस हमें पृथ्वी 2 बराबर भागों में मिलनी चाहिए। तो जो कट करने वाला प्लेन होगा वो सर्किल होगा और उसे ही ग्रेट सर्किल के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उससे उन रेखाओं को देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। जैसे ये ग्लोब आपके सामने है और इसमें ये जितनी भी आपकी
वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइंस ही देशांतरों के नाम से जानी जाती हैं। और देशांतर की परिभाषा होती है, देशांतर रेखाओं की परिभाषा होती है कि देशांतर रेखाएं ध्रुवों से, एक ध्रुव से निकलती हैं और दूसरी ध्रुवों पर जाकर के मिलती हैं। तो देशांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं? हमारे ग्लोब पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ती हैं जो दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ती हैं, उन्हें देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। और इनमें से एक जो देशांतर है उसे 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है। और ये 0 डिग्री देशांतर लंदन के रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर के गुजरता है। जैसे मान लीजिए हमने देशांतर रेखाएं खींच दी, तो जो देशांतर लंदन के रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से गुजरता है उसी देशांतर को 0 डिग्री का देशांतर कहा गया है। और देशांतर खींचे कैसे जाते हैं? मान लीजिए ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है। तो इक्वेटर को हमने 1-1 डिग्री के अंतराल पर 360 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से हम काउंट करते हैं 0 डिग्री, फिर ये 1 डिग्री, सपोज दैट 2 डिग्री, ऐसे ये होगा 180 डिग्री। तो इक्वेटर को हमने सबसे पहले 1-1 डिग्री के अंतराल पर 360 बराबर भागों में बांट दिया। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, नॉर्थ पोल लेंगे। नॉर्थ पोल इक्वेटर पर जो 1 डिग्री हमने कट किया हुआ है, ठीक है, वो बिंदु, और साउथ पोल, इनको मिलाते हुए जो हम देशांतर खींचेंगे उसी को कहा जाएगा 1 डिग्री का देशांतर। 2 डिग्री का देशांतर कैसे खींचा जाएगा? इक्वेटर पर जो हमने 2 डिग्री का कट किया हुआ है, ठीक है, इस 2 डिग्री वाले बिंदु को किससे मिलाएंगे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल से मिलाएंगे। तो फिर ये जो हमें देशांतर मिलेगा इसको कहा जाएगा 2 डिग्री का देशांतर। इसी प्रकार से अगर आपको 3 डिग्री का देशांतर खींचना है तो इक्वेटर पर जो 3 डिग्री पर हमने कट किया है, जैसे इक्वेटर सर्कुलर होता है, तो हम इक्वेटर को 1-1 डिग्री के अंतराल पर 360 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे हमारा इक्वेटर सर्कुलर होता है, तो इक्वेटर को हमने 1-1 डिग्री के अंतराल पर 360 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया। अब जैसे अगर आपको 1 डिग्री का देशांतर खींचना है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को 1 डिग्री से मिलाया। 2 डिग्री का देशांतर खींचना है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को 2 डिग्री से मिलाया। तो इस प्रकार से पूरे ग्लोब में हमें 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 मिलेगी। और ये जो 360 देशांतर होते हैं, अब इन देशांतरों में से जो है वही लंदन के रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाला जो देशांतर है उसको 0 डिग्री मान लिया। इसका निर्धारण 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसमें किया गया। जैसे आप इसको याद रखिएगा कि चाहे 0 डिग्री देशांतर हो या इंटरनेशनल डेटलाइन हो, इन दोनों के निर्धारण के लिए सन 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो उसी सम्मेलन में ये सुनिश्चित किया गया कि जो भी देशांतर लंदन के रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से गुजरेगा उसको 0 डिग्री देशांतर माना जाएगा। और इस 0 डिग्री का जो अपोजिट देशांतर होगा हमारे ग्लोब में वो है 180 डिग्री का देशांतर। और इसी 180 डिग्री के देशांतर के सहारे ही इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किया जाता है। तो वैसे तो हमारे पूरे ग्लोब में कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। और 0 डिग्री आपने सीख लिया कि 0 डिग्री का निर्धारण कैसे किया गया। 0 डिग्री का जो अपोजिट देशांतर है वो 180 डिग्री का देशांतर है, ये वाला, ये 0 डिग्री का देशांतर, 0 डिग्री का देशांतर, इसका अपोजिट देशांतर 180 डिग्री का है। और 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री का ये जो आधी पृथ्वी है इसी को पूर्वी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री के पश्चिम से लेकर के 180 डिग्री देशांतर तक
का जो पृथ्वी का आधा भाग है इसी को पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आधा भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और ये आधा भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो इस प्रकार से जैसे आपने सवाल पढ़ा कि दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ने वाली तथा विषुवत रेखा को 90 डिग्री पर कट करने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें ही देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। फिर इन देशांतर रेखाओं में एक प्रधान देशांतर रेखा होती है और एक 180 डिग्री और इनके बीच में और भी बहुत सारी देशांतर रेखाएं होती है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही जवाब है गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। जैसे ये सपोज दैट ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है आपका, और इस ग्लोब में जो भी वर्टिकल लाइंस इमेजिनरी दिख रही हैं वो देशांतर हैं। जैसे ये देशांतर, ये देशांतर, ये देशांतर। तो इन देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है, इन देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसी को गोरे नाम से जाना जाता है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। ठीक है, दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। ठीक है, दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। हाँ, ये है इसमें कि जो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो कम ज़्यादा होती रहती है, घटती बढ़ती रहती हैं। जैसे आप ये भी सीखिएगा कि दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर होती है और दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे कम वो पोल्स पर होती है। और इक्वेटर पर अगर दो देशांतर के बीच में अंतर 1 डिग्री का है तो फिर इक्वेटर पर इनके बीच की दूरी होती है लगभग 111.31 किलोमीटर। ये ठीक है, क्योंकि इक्वेटर की कुल लंबाई आप पढ़ते हैं 40,076 किलोमीटर। और हमने आपको देशांतर खींचने का जो तरीका बताया था वो कैसे करना है। पहले तो जो इक्वेटर है जिसकी कुल लंबाई 40,076 किलोमीटर है, उस इक्वेटर को 1-1 डिग्री के अंतराल पर हम 360 बराबर भागों में तोड़ देते हैं और 360 बराबर भागों में ही तोड़ पाएंगे ना। तो अगर हम इक्वेटर को 1-1 डिग्री के अंतराल पर कट करेंगे तो जो इक्वेटर के पार्ट्स होंगे वो 360 पार्ट ही होंगे, ना 360 से कम होंगे ना 360 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि इक्वेटर एक सर्किल होता है और सर्किल है तो निश्चित रूप से अगर हम इसका एक पूरा चक्कर लगा लेंगे तो 360 डिग्री घूम जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हम इक्वेटर पर पूरा एक चक्कर लगा लें 360 डिग्री का तो हम कुल दूरी तय कर लेंगे 40,076 किलोमीटर। और अगर 360 डिग्री बराबर 40,076 किलोमीटर है तो 1 डिग्री बराबर आएगा 40,076, 1 डिग्री बराबर आएगा 40,076 अपॉन 360। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिग्री बराबर आएगा 111.13 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर। इसीलिए ये कहा जाता है कि इक्वेटर पर अगर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 1 डिग्री है, अगर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 1 डिग्री है तो किलोमीटर में उनके बीच की दूरी होगी 111.13 किलोमीटर। ये बात केवल और केवल इक्वेटर के लिए ही सत्य है। लेकिन यदि आप इक्वेटर के ऊपर जाएं या इक्वेटर के नीचे जाएं और इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल की ओर ऊपर जाएंगे या जो है बेटा नीचे की ओर जाएंगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाती है। ठीक है, क्यों कम होती जाती है? क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं आपस में पोल्स पर ही मिलती है और पोल से ही निकलती हैं। जैसे अगर हम ये मान लें कि सभी देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती है
तो फिर ये सभी देशांतर रेखाएं मिलेंगी जाकर के साउथ पोल में। इसीलिए दो देशांतरों के बीच की दूरी घटती है जब हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं और बढ़ती है जब हम पोल से इक्वेटर की ओर आते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो सवाल है, अगला सवाल है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? तो इसका सही जवाब है 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? 4 मिनट। देखो इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हमारी पृथ्वी जो है बेटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, और यही कारण है कि हमारी पृथ्वी पर जो सूर्योदय होता है वो पूर्व में होता है और जो सूर्यास्त होता है वो पश्चिम में होता है। देखिए समय, स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम, इन सब की गणना करने के लिए ही देशांतर रेखाओं की परिकल्पना की गई है। हालांकि देशांतर रेखाएं अक्षांशों के साथ में मिलकर के हमारे ग्लोब पर किसी स्थान की एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन बताते हैं। तो एक तो देशांतर रेखाओं का यूज यहाँ पर होता है, दूसरा देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं के साथ मिलकर हमारी पृथ्वी पर किसी बिंदु के एंटीपोड के बारे में जानकारी देती हैं, यानी हमारी पृथ्वी पर किसी बिंदु का अपोजिट बिंदु कौन सा है। तो इस बात का पता लगाने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर दोनों की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जो समय का कैलकुलेशन है, स्पेशली जो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम वगैरह है या जो लोकल टाइम वगैरह है, इनका कैलकुलेशन करने के लिए भी हमें देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर एक प्रकाश वृत्त होता है, और प्रकाश वृत्त का मतलब है कि एक ऐसा इमेजिनरी सर्किल, जैसे अभी आपने ग्रेट सर्किल पढ़ा, ग्रेट सर्किल, तो उसी प्रकार से अगर आपसे प्रकाश वृत्त पूछा जाए तो आप बताएंगे कि प्रकाश वृत्त एक ऐसा इमेजिनरी सर्किल होता है जो हमारी पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करने का कार्य करता है। यानी कि हम सब जानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है, और पृथ्वी का जो भाग सूर्य के पीछे होता है वहाँ पर रात होती है। और इसीलिए एक ही समय पर एक ही स्थान पर अलग अलग दिन और रात हो सकते हैं। जैसे अगर आज हमारे यहाँ दिन है तो हो सकता है कि दुनिया में कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर रात होगी, दुनिया में कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर सूर्यास्त हो रहा होगा या जहाँ पर सूर्योदय हो रहा होगा। अभी हमारे यहाँ दोपहर है, लेकिन कहीं पर रात होगी, कहीं पर सूर्योदय की तैयारियां चल रही होंगी और कहीं पर सूर्यास्त की तैयारियां चल रही होंगी। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है, और जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के सामने रहता है वहाँ पर दिन होगा, और जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के पीछे रहता है वहाँ पर रात होती है। चूँकि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमने के लिए 24 घंटे का टाइम लेती है, मतलब अपने एक्सिस पर हमारी पृथ्वी एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करने में 24 आवर का वक्त लेती है। तो अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाएगी, और 360 डिग्री घूमने का मतलब है कि 360 डिग्री देशांतर घूम जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अब इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 360 डिग्री का मतलब 360 देशांतर घूम जाती है। तो एक घंटे में आ गया 360 अपॉन 24, ये हो गया 15 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर पृथ्वी में स्थित दो स्थानों के देशांतर में अंतर 15 डिग्री का है तो उनके बीच में जो समय का अंतर होगा वो 1 घंटे का होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है और ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है, ऐसे ये देशांतर है।
इस प्रकार से ये देशांतर है। तो अगर ये 0 डिग्री देशांतर है और सपोज दैट ये 15 डिग्री देशांतर है और ये 30 डिग्री देशांतर है, एक प्लेस x 15 डिग्री देशांतर पर स्थित है, एक प्लेस y 30 डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो जो x और y के बीच में जो समय का अंतर होगा, जो लोकल टाइम का अंतर होगा, वो होगा बेटा 1 घंटे का। क्यों? क्योंकि अगर स्थानों के बीच में 15 डिग्री देशांतर का अंतर है तो उनका जो लोकल टाइम होगा उनके बीच में अंतर 1 घंटे का होगा। जैसे x और y की तुलना में जो सूर्योदय या सूर्यास्त होगा वो 1 घंटे कम या ज़्यादा होगा। इस बात को हम समझेंगे कि कब समय बढ़ता है और कब समय घटता है, इसको भी हम सीखेंगे। अभी आप ऐसा मान लीजिए कि अगर 2 स्थानों के बीच में 15 डिग्री देशांतर का अंतर है तो उनके समय में 1 घंटे का अंतर होगा, यानी या तो 1 घंटे पहले सूर्योदय होगा दूसरे स्थान की तुलना में, और या तो 1 घंटे बाद में सूर्योदय होगा या सूर्यास्त होगा। ठीक है। अब 1 घंटे को चूंकि हम 60 मिनट में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो गया 1 घंटे बराबर 60 मिनट और 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर हो गया 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर हो गया 4 मिनट। इसका मतलब ये है कि अगर 2 देशांतरों के बीच में अंतर 1 डिग्री का है तो उनके बीच में समय में अंतर होगा 4 मिनट का अंतर होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री का देशांतर है और ये 1 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, और सपोज दैट 0 डिग्री पर टाइम है 12 PM। मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर पर समय है 12, तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय होगा वो होगा 12:04 PM, और 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जो समय होगा वो होगा 11:56 AM। 11:56। अब देखिए ये 0 डिग्री का देशांतर, ये 1 डिग्री का देशांतर, इन दोनों देशांतरों के बीच में अंतर 1 डिग्री का है, तो इसका मतलब है इनके बीच में समय में अंतर 4 मिनट का होगा। तो यहाँ पर अगर 12 बजा है, यहाँ पर अगर दोपहर के 12 बजे हैं, तो फिर यहाँ पर दोपहर के 12:04 होंगे। इस बात को समझेंगे आप। और अगर 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजा हुआ है तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जो समय होगा वो होगा 11:56। 11:56। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, और पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करने पर हमारी पृथ्वी में जो सबसे पहला सूर्योदय होता है वो उन स्थानों पर होता है जो सबसे पूर्व में स्थित होते हैं। यानी हमारी पृथ्वी में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पर होंगे? जो स्थान हमारे पृथ्वी में सबसे पूर्व में स्थित होते हैं उन स्थानों पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया या न्यूजीलैंड वगैरह हो गया। ठीक है। इन जगहों पर सबसे पहले सूर्योदय होता है क्योंकि ये सबसे पूर्व में स्थित है। और जापान के बारे में आप जानते ही है कि जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, क्योंकि जापान भी ऑलमोस्ट बहुत पूर्व में है। और बड़े देशों में देखा जाए तो जापान में सूर्योदय जल्दी हो जाता है, और उपमा के तौर पर कह दिया जाता है कि जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले सूर्योदय जापान में ही होता है। सबसे पहले सूर्योदय वहाँ उन स्थानों पर होगा जो स्थान 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम में होंगे। उन स्थानों पर सबसे पहली बार सूर्योदय होगा, और इन स्थानों में न्यूजीलैंड में जैसे चैथम कर्मडिक द्वीप जैसे पाए जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहली बार सूर्योदय होता है। तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, इसलिए पूर्व के जो स्थान जितना पूर्व में स्थित होगा वहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होगा। और यही कारण है कि अगर हम किसी देशांतर से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, यानी किसी देशांतर के पूर्व जाते हैं, तो प्रति देशांतर समय में 4 मिनट की वृद्धि होती जाती है।
अगर हम किसी देशांतर के पूर्व में जाएं तो प्रति देशांतर समय 4 मिनट बढ़ता जाएगा, और अगर हम किसी देशांतर के पश्चिम में जाएं तो प्रति देशांतर समय में 4 मिनट की कमी होती जाएगी। ठीक है, इस तथ्य को याद रखिएगा। इसीलिए जैसे मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर पर अगर 12 बजा है तो 1 डिग्री देशांतर पर 12:04 होंगे। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाने के लिए हमें 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जाना पड़ेगा, और 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर जाने के लिए हमें 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जाना पड़ेगा। तो किसी देशांतर से आप जितना पश्चिम में जाते हैं समय उतना ही कम होता जाता है। समय कम होने का मतलब है कि अगर यहाँ पर दोपहर होगी तो फिर जितना पीछे आप यहाँ से जाएंगे आपको यहाँ पर सुबह मिलती जाएगी। समय आगे का मतलब है कि अगर यहाँ पर दोपहर है तो यहाँ से आप जितना आगे की ओर जाएंगे आपको दिन उतना ही चढ़ता हुआ मिलता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है। इसका सही जवाब है भूमध्य रेखा। ऑलमोस्ट पूरे साल लगभग भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। हम सब जानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो दिन समय और रात्रि समय घटते और बढ़ते रहते हैं। जैसे गर्मियों में हम लोग अनुभव करते हैं कि गर्मियों में हमारे यहाँ दिन बड़े हो जाते हैं और सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती है। तो इसका मुख्य कारण है कि हमारी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर रिवॉल्यूशन या परिक्रमण। तो इक्वेटर से अगर सूर्य उत्तरायण में है तो इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल की ओर बढ़ेंगे दिन का मान बढ़ता जाएगा, और अगर सूर्य दक्षिणायन है यानी सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ रही हैं तो इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर यहाँ पर दिन का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन पृथ्वी में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा 12 घंटे का दिन और लगभग 12 घंटे की रात रहती है, और ये जगह है बेटा इक्वेटर। क्यों? क्योंकि इक्वेटर में पूरे साल लगभग सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और इसीलिए इक्वेटर पर लगभग पूरे वर्ष 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर शून्य होती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111.3 किलोमीटर होती है, और इन कथनों में पहला कथन ही सत्य है, क्योंकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 नहीं बल्कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, इसलिए ये पहला कथन असत्य है और सभी कथन सत्य है। ये देशांतर की सिंपल परिभाषा है। ठीक है, कोणीय दूरी किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। जैसे हमने जब अक्षांश पढ़ा था हमने कि पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, और ये भी हमने अभी सीखा कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है, और वो दूरी होती है लगभग 111.3 किलोमीटर, और ध्रुवों पर शून्य होती जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती जाती है। किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा एक बृहद्वृत्त है और सभी देशांतर रेखाएं बृहद्वृत्त हैं। कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती जाती है। नहीं, ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि
अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है और इक्वेटर से यदि हम पोल की ओर जाएं, इक्वेटर से यदि हम पोल की ओर जाएं, चाहे उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ पोल की ओर, चाहे दक्षिणी गोलार्ध में साउथ पोल की ओर, तो जो दो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पर मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं, ग्लोब के द्वारा। जैसे ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है, तो आप देख रहे हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। यानी हम विषुवत रेखा से यदि पोल की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर रहती है, लेकिन देशांतरों के बीच की दूरी में परिवर्तन होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट इसका गलत है बेटा, ये स्टेटमेंट गलत है पहला। दूसरे को चेक करते हैं। किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। इस सवाल में ये स्टेटमेंट भी गलत है। किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश नहीं, बल्कि उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। तो इस सवाल में एक नहीं बल्कि दो कथन असत्य है। असल में यहाँ पर टाइप होना चाहिए था देशांतर। तो अगर यहाँ पर अक्षांश की जगह पर देशांतर होता तो ये फिर स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? ऑब्वियसली 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होगी। ठीक है, दो देशांतरों के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी विषुवत रेखा पर ही होती है। जो नेक्स्ट सवाल है, देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360 होती है देशांतरों की संख्या। पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर और पश्चिमी गोलार्ध में 180 देशांतर। नेक्स्ट, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट जो सवाल है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। ये ग्रीनविच जगह कहाँ पर है? यूके में है। ये ग्रीनविच जगह यूपी में है और इसलिए प्रधान मध्याह्न रेखा को जीएमटी भी बोला जाता है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम भी इसको कहा जाता है। और ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है ये न केवल ये जैसे, ठीक है, तो ये जो लाइन है बेटा ये है आपकी ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ये है ग्रीनविच रेखा और ये 0 डिग्री देशांतर है। और ये 0 डिग्री देशांतर न केवल ब्रिटेन से गुजरता है, ये फ्रांस से भी गुजरता है, स्पेन से भी गुजरता है और अफ्रीका महाद्वीप के देशों जैसे अल्जीरिया हो गया या आपका घाना हो गया, टोगो हो गया और इन सभी देशों से ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो मुख्य रूप से जो 0 डिग्री देशांतर है वो यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और फिर बाद में अंटार्कटिका। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर यूरोप महाद्वीप से गुजरता है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है, अफ्रीका के बाद में फिर ये अंटार्कटिका। और यूरोप के देशों में इसमें ब्रिटेन वगैरह आते हैं और इसमें फ्रांस है, स्पेन है। अफ्रीका के देशों में अल्जीरिया, घाना, बुर्किना फासो, टोगो। ठीक है, ये अफ्रीका के देश है जिनसे होकर के ये 0 डिग्री देशांतर गुजरता है। और ये भी याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो 0 डिग्री देशांतर है और ये इक्वेटर जो 0 डिग्री अक्षांश है, आप देख रहे होंगे कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश ये एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में कट करते हैं। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है एस के आकार का और ये जो जगह है
इस जगह को कहा जाता है गिनी की खाड़ी। इस जगह को कहा जाता है, इस जगह को कहा जाता है गिनी की खाड़ी। तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में कट करते हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। तो 0 डिग्री देशांतर को ही ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम जाती है? अभी हमने ड्राइव किया, पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। देशांतरी दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। 1 घंटे के समयांतराल के बराबर 15 डिग्री। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जैसे दोनों समांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, दोनों ध्रुवों पर मिलती है, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है। तो देखिए दोनों समांतर रेखाएं, पहली बात तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो तो एक दूसरे के समांतर होती हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो तो एक दूसरे के समांतर होती हैं, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हर देशांतर रेखा हर अक्षांश को 90 डिग्री पर कट करती है। तो अक्षांश और देशांतर के बीच में जो बनने वाला कोण है वो 90 डिग्री है। फिर दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, ये गलत है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं में से केवल और केवल देशांतर रेखाएं ही ध्रुवों से निकलती हैं और ध्रुवों पर आकर के मिलती है। दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं, ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, इस सवाल को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही जवाब है भूमध्य रेखा। फिर मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल या ग्लोबल ग्रिड। यानी कि हमारे ग्लोब में इस प्रकार से जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है, उसी को भौगोलिक रेखा जाल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? विषुवत रेखा, चूंकि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है इसलिए एक बृहद वृत्त है। मुख्य देशांतर रेखा 0 डिग्री, यानी आपको पढ़ाया गया कि हर देशांतर रेखा एक बृहद वृत्त है, क्योंकि अपने अपोजिट देशांतर के साथ पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर के साथ मिलकर ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी, तो ये एक बृहद वृत्त है। लेकिन आपको ये पढ़ाया गया है कि इक्वेटर अक्षांश रेखाओं में इक्वेटर के अलावा अन्य दूसरी ऐसी कोई अक्षांश रेखा नहीं होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे, इसलिए इसका सही जवाब होगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य देशांतर स्थित है, इसका सही जवाब है अटलांटिक महासागर। ठीक है, जैसे कि हमने आपको अभी एक चित्र दिखाया था और उस चित्र में, ठीक है, ये बेटा ये जो चित्र है ये बताता है कि अक्षांश और देशांतर 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहाँ पर कट करती हैं? तो 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में कट करती हैं, अफ्रीका के पश्चिम में। ठीक है, तो आज हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रोचक और इंटरेस्टिंग सवाल लेकर के आएंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।